वेलकम बैक क्लास। आज से बेटा हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो अलजेब्रा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और इस टॉपिक का नाम है बेटा इंडाइसेस। स्टैंडर्ड 7th में और स्टैंडर्ड 8th में ये दो बार रिपीट होता है। दैट इज एक बार स्टैंडर्ड 7th में आता है, फिर डायरेक्टली स्टैंडर्ड 8th में और 9th 10th में तो ये है ही है। इन शॉर्ट आप 7th में हो या 8th में, दैट डजंट मैटर, ये रिमेंबर पॉइंट्स सभी पे लागू होते हैं। फाइन। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सबसे पहली बात बेटा, इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? तो इट इज वेरी सिंपल। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि जब हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर रहे थे तो एक ही नंबर से पूरा सम फैक्टराइज हो जाता था। जैसे कि एग्जांपल 32 को जब आप फैक्टराइज करते थे बेटा तो 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1s are। और फिर जब आप उसको लिखते थे तो आप क्या लिखते थे? 2 मल्टीप्लाई आप 5 टाइम्स लिखते थे, बरोबर। ठीक वैसा ही जब ये चैप्टर नहीं बना था तब लिखा जाता था, लेकिन मैथमेटिशियंस ने थोड़ा जोर लगाया, दिमाग लगाया और सोचा, बोला कि ऐसा कब तक चलेगा जब एक ही नंबर को उसी के साथ एक ही ऑपरेशन बार बार मल्टीप्लाई करना है। आप ध्यान देना, नंबर एक ही है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही करना है। एक ही नंबर है और एक ही ऑपरेशन है, तो फिर इतना बड़ा लिखकर इंक, टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करने का? तब उन्होंने उसे एक नया रूप दिया। उन्होंने क्या देखा, जब एक ही नंबर है और एक ही ऑपरेशन है तो क्यों ना इसे थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखा जाए, और उन्होंने इसे इस तरीके से लिखा। उन्होंने देखा, देखो भाई इसमें कौन सा नंबर है, तो ये पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 दिखता है, करेक्ट? तो उन्होंने लिखा 3, और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं और कोई ऑपरेशन नहीं, ओनली मल्टीप्लिकेशन। तो उन्होंने गिना 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 6 बार। तो उन्होंने ऊपर लिख दिया 6, करेक्ट? और इस तरीके से बेटा ऐसा नंबर जहां पर बेस होता है, दैट इज द नंबर which will be multiplying again and again, उसे कहते हैं बेस। और वो जो नंबर आप हवे में देख रहे हो, that number is known as power index और exponent। आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है इतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं करना है, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए इतना बड़ा लिखने से अच्छा था उन्होंने 3 raised to 6। आप देखो कैसा लिखा है, ये लिखा है 3 raised to, उसके ऊपर छोटा सा लिखा है 6। क्लियर? अब बेटा इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो 7th में सिखाया जाता है, लेकिन उसके पहले आपको सीखना जरूरी है द लॉज ऑफ इंडाइसेस। ये फॉर्मूलाज नहीं है, ठीक ना? इन्हें कहते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। बहुत ही सिंपल है, आप हर रोज इसे एक बार रीड करो, आपको विद इन अ वीक ये सभी 9 लॉज प्रॉपर्ली मेमोराइज हो जाएंगे और सब एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड चलते हैं। फाइन। अब सीधे बैठना और देखना। आपका सबसे पहला लॉ कहता है बेटा, इसको रीड कैसे करते हैं? a raised to m multiply by a raised to n is equal to a raised to m plus n। जो भी नंबर आप हवे में देख रहे हो ना बेटा, उसके पहले raised to, RAISED, raised to लगाना पड़ता है। क्लियर? तो वो क्या कहते हैं, जब आपके दोनों बेस एकदम सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो आप उसके इंडेक्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और वही होता है, आप जब मल्टीप्लाई करते हो
तो मल्टीप्लाई में हम लोग हमेशा ऐड करते हैं। आप 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट करो और फिर उन 2 डिजिट के आंसर्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड ही तो करते हैं। इसीलिए जब बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसके इंडेक्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। क्लियर? अब इसको पूरा उल्टा कर देते हैं। कैसे? वापस से a raised to m divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n। करेक्ट? अब वापस से देखो, जब बेस एकदम सेम होते हैं और बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो उनके इंडेक्स को क्या कर दिया जाता है, माइनस। लेकिन यहां पर ना बेटा एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, हमेशा माइनस करते समय बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है। करेक्ट? बरोबर ना? 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 भी 2 देगा क्या आंसर? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब माइनस करते समय हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है। इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है m is greater। क्रोकोडाइल का ये जो माउथ है वो m की तरफ खुला है। इट मींस m is greater than n। करेक्ट? अब बेटा एज्यूम कर लो आप सब अभी 7th या 8th स्टैंडर्ड में वो इंटीजर्स 6 में पढ़ा दिया था आपको, और इंटीजर्स में आपने देखा था कि ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 1 माइनस 3 भी होता है और 3 माइनस 1 भी होता है। करेक्ट? तो अब ध्यान देना, आप लॉ को देखो, क्वेश्चन वही का वही रिपीट हो रहा है। सी a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n, वही का वही रिपीट हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है बेटा, तो वो देखो, लॉ नंबर 2 में m बड़ा है और n छोटा है। उसी से उल्टा लॉ नंबर 3 में n बड़ा है और m छोटा है। समझ में आई बात? इसीलिए देखो, पहले वाले में है m इज ग्रेटर और दूसरे वाले में है n इज ग्रेटर। ये इसका डिफरेंस है। तो जब बेटा n बड़ा होता है और m छोटा होता है ना, उस टाइम पे 1 अपॉन a रेज़ टू n माइनस m किया जाता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, सबट्रैक्ट करते समय हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये आप 1 ऊपर क्यों लिख रहे हो, आपने डायरेक्टली इसको n माइनस n क्यों नहीं लिखा? तो बेटा जब वो मैं सॉल्विंग में उतरूंगा ना, तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर m बड़ा होगा तो आपका लॉ है a raised to m minus n, और अगर n बड़ा होगा, n दैट इज सेकंड इंडेक्स बड़ा होगा, तो आपका लॉ बन जाएगा 1 अपॉन a raised to n minus m। जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये है ab। इसको आमतौर पे बच्चे कैसा रीड करते हैं, ab raised to m। अरे ab नहीं है, जब दो अल्फाबेट्स के बीच में कोई भी नहीं होता है ना बेटा, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको रीड कैसे करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b द होल रेज टू m। आप लोगों ने जब कभी भी, अभी तो सब लॉकडाउन में हम सब घर में हैं बेटा, लेकिन जब कभी भी हम मंदिर जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी होती है, नवरात्रि होती है, तो आपने देखा रहेगा उस टाइम पे ना जो प्रसाद होता है ना, वो मंदिर के मेन एंट्रेंस के बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप लाइन में लगे रहते हो और आपको एक एक करके प्रसाद दिया जाता है। करेक्ट? ठीक वैसे ही ब्रैकेट के बाहर ये जो m है ना बेटा, ये प्रसाद का काउंटर है। तो पहले a जाएगा, तो a को प्रसाद दे दिया, a निकल गया, फिर b आएगा, तो b को प्रसाद दे दिया। इन शॉर्ट ब्रैकेट के बाहर का ये जो m है वो पहले a को दिया जाएगा, और मैंने आपको अभी बताया जब दो अल्फाबेट्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया होता है, वहां पर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। इसीलिए मैंने रीड भी कैसे किया था,
a मल्टीप्लाइड बाय b द होल रेज टू n, और फिर ये प्रश्न आप b को दे दोगे। करेक्ट। ये तो मंदिर की लाइन में थे, इसीलिए एक के पीछे एक है। आपने देखा रहेगा बिल्डिंग में भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पहले वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे देते हैं, फिर सेकंड फ्लोर पे देते हैं, बरोबर। तो आपका अगला ऑपरेशन वही है। आप देखो a अपॉन b द होल रेज टू m, तो पहले ऊपर वाले फ्लोर को प्रसाद दे दिया, इसके लिए ये m चला गया a को, फिर वो लोग सीढ़ी उतर के नीचे वाले फ्लोर पर आए, तो नीचे वाले को भी प्रसाद दे दिया, इसीलिए हो गया b रेज टू n। समझना क्या है बेटा, सिर्फ इतना सा, ब्रैकेट के बाहर जो इंडेक्स है, ब्रैकेट के बाहर, सी दिस इज योर ब्रैकेट, दिस इज योर ब्रैकेट, और इसके बाहर है n, तो ब्रैकेट के बाहर जो इंडेक्स है वो ब्रैकेट के अंदर हर एक को देना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपका a रेज टू नेगेटिव n। ठीक, ये लॉ और ये लॉ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लॉ नंबर 3 एंड लॉ नंबर 6। कैसे सर? तो जैसा मैंने आपको बताया, जब मैं सॉल्व करूंगा ना बेटा, तब मैं आपको डेफिनेटली इसको डिटेल डेप्थ में ले जाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, a रेज टू नेगेटिव m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू n। ये 1 कैसे आ रहा है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है बेटा, आप थोड़ा सा ब्रेन पे जोर डालो, प्रेशर डालो। स्टैंडर्ड 6th में मैंने आपको सिखाया था, जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है ना, तो वहां पर कौन होता है? 1। यस और नो? जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है, तो वहां पर कौन होता है? 1। अब आप इसको पूरा का पूरा उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। आई रिपीट, पूरा उल्टा कर दो, उल्टा। तो क्या हो जाएगा बेटा? a रेज टू नेगेटिव m द होल अपॉन 1। जब ये उल्टा हो जाएगा तो डिनोमिनेटर का 1 बन जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऑपोजिट। a जो न्यूमरेटर में था वो बन जाएगा डिनोमिनेटर ऑपोजिट, और m जो नेगेटिव था, नेगेटिव m का ऑपोजिट क्या होता है? पॉजिटिव m, तो वो भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इन शॉर्ट, इसको आप पूरा ऑपोजिट उल्टा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? ये कब किया जाता है बेटा? जब आपके पास सिर्फ एक नंबर होता है, एक, दैट इज सिंगल डिजिट 1, या सिंगल डिजिट में नंबर होता है, या यूं कहूं तो नीचे डिनोमिनेटर ही नहीं होता है। ऐसा भी तो हो सकता है आपको डिनोमिनेटर आ जाए। अब आप ध्यान से देखना इस लॉ में होता क्या है, a अपॉन b द होल रेज टू नेगेटिव n। करेक्ट? a अपॉन b द होल रेज टू नेगेटिव n। तो उस टाइम पे भी वही करना है जो आपने ऊपर किया। आपने ऊपर क्या किया? न्यूमरेटर को बना दिया डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर को बना दिया न्यूमरेटर। करेक्ट? तो वही चीज है, a अपॉन b को उल्टा कर दिया b अपॉन a, और नेगेटिव m भी कन्वर्ट होके बन जाएगा पॉजिटिव m। समझ में आ गई बात? ये कब किया जाता है बेटा? जब फ्रैक्शन में नेगेटिव होता है, और ये जब कोई फ्रैक्शन नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये कहते हैं a को 0 बार लिखो। मैं नहीं बोलता हूं, ये लोग बोलते हैं, मेरे को कैसे देखते हो? a को 0 बार लिखो। आप में से ना बेटा अगर कोई मैथ्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो ना, तो वो भी कह सकता है कि सर a को मिनिमम 1 बार तो लिखा जाएगा ना, कोई 0 बार कैसे लिखेगा a को? खाली इमेजिन करो, आप इमेजिन करो। मैं आपको बोलता हूं राइट a 0 टाइम्स, 0 टाइम्स, तो आप क्या बोलोगे? बोले सर ये क्या बोल रहे हो आप, a को मिनिमम 1 बार को हम लोग लिखेंगे, इसीलिए कहा जाता है a raised to 0, दैट इज रॉन्ग।
मिनिमम, कम से कम, मिनिमम एक बार एक नंबर को लिखा ही जाता है, इसीलिए a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि a 0 बार नहीं लिखा जा सकता, कम से कम एक बार, मिनिमम 1 टाइम। और फिर बेटा आपको याद होगा स्टैंडर्ड 6 में और 7th में आपको सिखाया था, जब दो नंबर के बीच में ब्रैकेट होता है ना तो वहां पर मल्टीप्लाई भी करते हैं, बरोबर। अब आप ध्यान से देखो, m और n इन दोनों के बीच में क्या आता है बेटा, ब्रैकेट। तो आप इसको रीड कैसे करते हो, a raised to m the whole raised to n। I repeat, a raised to m the whole raised to n, करेक्ट। और फिर क्योंकि ब्रैकेट है तो आप लिख दोगे m मल्टीप्लाई बाय n। फाइन बेटा, ये सिर्फ आपके लॉज हुए, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज है जो स्टैंडर्ड 7th के लिए अलग है और 8th के लिए अलग है। तो क्योंकि ये मेंबर पार्ट है और ये दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए ये वीडियो कॉमन है। अब इसके आने वाले जो वीडियोस होंगे ना वो आपके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड वाइज होंगे। So till then, take care of yourself and make sure कि आप ये सभी लॉस दिन में एक बार जब आपकी इच्छा हो तब आप एक बार देखकर प्रॉपरली रिवाइज करोगे, बोल। फाइन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।